यस, ये टेबल बच्चों आप लोग को याद करनी थी, ठीक है ना। अब सुनिए, अब अलग अलग साइंटिस्ट आए और अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया, अलग अलग एटम के स्ट्रक्चर बताए हमें, ठीक। तो बच्चों पहला स्ट्रक्चर था आपका थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ठीक। सुनिए, ये थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या था, इन्होंने क्या बोला था, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर आप पढ़ते रहना। कॉन्सेप्ट ये है इसका, इन्होंने अपने एटम में बच्चों ये बताया, देखो सबको पता है कि एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक। तो इन्होंने अपने स्ट्रक्चर में ये बताया कि देखो एटम एक स्फेरिकल शेप का होता होगा, ठीक। और उसमें पॉजिटिव चार्ज जो है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो यूनिफॉर्मली इस तरीके से इसमें फैले होते हैं ना, ऐसे ये द कलर्ड एरिया कंटेन्स ऑल द पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसमें ये इस तरीके से एम्बेडेड होते हैं, एम्बेडेड मतलब लगे होते हैं ये ऐसे। ठीक उसी तरीके से सोचिए जैसे वाटरमेलन होता है, ये देखिए वाटरमेलन है, ठीक है, वाटरमेलन। तो वाटरमेलन में ये जो एडिबल पार्ट है खाने वाला, जिसको आप खाते हो रेड कलर का, तो इसको आप पॉजिटिव चार्ज सोच सकते हो। ये रेड वाला, इसको आप पॉजिटिव चार्ज सोच सकते हो, ठीक। और इसमें ये देखिए, ये एम्बेडेड पार्ट जो है, जो सीड्स होते हैं इसके, ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे सोच सकते हो आप। वाटरमेलन तो सबने देखा हुआ है ना, तो इसमें जो एडिबल पार्ट है, मतलब जो रेड वाला जो आप खाते हो, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका, बताइए, वो क्या हो गया आपका, वो हो गया आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्ट। हाँ, और जो सीड्स हैं, जो बीज उसमें लगे हुए हैं, वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन, ऐसे आप इलेक्ट्रॉन। ठीक। अब सुनिए, जितना पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव है, तो ओवरऑल एटम कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ओवरऑल एटम कैसा होगा, बताइए, न्यूट्रल होगा। अब मुझे बताओ, क्या ये थॉमसन की बात सही है आज मॉडर्न टाइम में? इसको इसको केक पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है, या पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है, क्रिसमस पुडिंग, ये देखिए। सही है। तो इसमें ये जो पार्ट है ना, ये क्या है, पॉजिटिव चार्जेस को शो कर रहा है, और इसमें ये जो चेरीज वगैरह लगी हुई ये इस तरीके से, ये किसको बता रहा है, बताइए, ये जो चेरीज वगैरह लगी है किसको बता रहा है, बताइए। इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स को बता रहा है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये चीज है, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या ये थॉमसन का मॉडल सही है, करेक्ट है, या फेल हो जाएगा, बताइए। सर सही है। फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा, सही कैसे हो जाएगा भाई, सही कैसे हो जाएगा ये, हाँ? आपने तो पढ़ा ही है, अभी थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन में बाहर घूमते होता है, हैं, है ना। ये फेल हो जाएगा ना अभी पूरी पिक्चर में वो न्यूक्लियस में है। ठीक है। अब देख लो बच्चों, क्या क्या पार्ट है, क्या क्या बातें कर रहा है। कह रहा है एटम कंसिस्ट ऑफ स्फीयर और बॉल ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट, है ना। एटम क्या है, एक स्फीयर जैसा है, बॉल जैसा है, और वो पूरा स्फीयर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है, एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स उसमें एम्बेडेड है, ऐसे इस तरीके से, है ना। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन एन एटम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, जिससे कि ओवरऑल एटम कैसा है, न्यूट्रल है। जिससे कि ओवरऑल एटम कैसा है, न्यूट्रल है, तो इट हैज नो ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इसलिए उसके ऊपर कोई भी ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज या कोई भी ओवरऑल नेगेटिव चार्ज नहीं आता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए, ठीक। अब उसके बाद बच्चों देखिए, थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम इज शोन इन द फिगर, द कलर्ड एरिया इन द स्फीयर कंटेन्स ऑल द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम एंड द नेगेटिव चार्ज। अब ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये जो शेडेड पिंक कलर का शेडेड रीजन है, ये पॉजिटिव चार्ज को दिखा रहा है, और माइनस माइनस वाला इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड को दिखा रहा है, ठीक। अब देखिए बच्चों, ध्यान से सुनो, कोई भी थ्योरी आती तो वो फेल हो जाती है, फेल होगी कुछ नया आएगा। तो देखो, थॉमसन ने एक बात तो अच्छी बताई, पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा है ऑल्दो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नेचर ऑफ द एटम, है ना। थॉमसन के मॉडल ने ये तो बता दिया कि एटम न्यूट्रल क्यों होता है, लेकिन ये नहीं बता पाया कि जो रिजल्ट्स रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में भी शो होंगे, मतलब अभी मैं आपको दिखाऊंगा, रदरफोर्ड ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना, उसमें जो रिजल्ट आ रहे थे उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो भाई थॉमसन का मॉडल फेल हो जाएगा। तो चलिए देखिए रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था, ठीक। अब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल। यस, ध्यान से सुनिए बच्चों, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। अल्फा, ये अल्फा का साइन है, आप ऐसे दिखोगे कहीं ना कहीं ऐसे बना होता है, इसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है।
अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? बच्चों एक बात मैं आपको पहले ही अपने मन से बताना चाहता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए ये आपका हीलियम है इस तरीके से, नीचे 2 ऊपर 4, ठीक। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये नीचे क्या लिखा हुआ बताइए? एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या लिखा है? मास नंबर, ठीक। नीचे Z लिखा हुआ है, ऊपर A। Z का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर, ठीक, ऊपर क्या लिखा हुआ है? A, जो कि क्या है बताइए? मास नंबर। मास नंबर, ठीक। ओके बच्चों, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। ओके अब यहां पर जरा प्रोटॉन बताओ कितने? 2। न्यूट्रॉन कितने बताइए जरा? न्यूट्रॉन कितने बताइए? 4 माइनस 2, 2। और इलेक्ट्रॉन कितने बताइए? 2। तो इस पे नेट चार्ज कितना आएगा? बोलो। 0 प्लस का 2 और माइनस का 2, इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस, नेट चार्ज अभी 0 है तो ये न्यूट्रल है। तो ये हीलियम का एटम है। क्या है ये हीलियम का बताइए? बताइए ये हीलियम का क्या है? बोलिए। एटम है, ठीक। ओके नाउ ये हीलियम का एटम है। अब इसका आप स्ट्रक्चर बना लो, क्योंकि आपको एटम एंड मॉलिक्यूल वाला चैप्टर तो मैंने पढ़ाया ही हुआ है। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, जरा समझ लेना पहले। ये देखिए इस तरीके से, ठीक। नाउ अब देखिए बच्चों, यहां प्रोटॉन कितने? 2। न्यूट्रॉन कितने? 2। और इलेक्ट्रॉन कितने? 2। अगर कोई ऐसा प्रोसेस हो कि दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ये भी निकल जाए यहां से, ये भी निकल जाए, तो ये तो क्या है? हीलियम का एटम है। बताइए। यस सर। और 2 इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएंगे तो He के ऊपर कितना प्लस आ जाएगा? 2 प्लस। 2 2 प्लस प्लस आयन। तो ये क्या हो जाएगा? आयन, हीलियम का, हाँ हीलियम का पॉजिटिव आयन, पॉजिटिवली डबली चार्ज चार्ज आयन। न्यूक्लियस हो जाएगा, या हीलियम आयन हो जाएगा। ये जो भी बोलना आप बोल दो भाई। अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? अब मैं आपको बना के भी दिखा देता हूं तो आपको अच्छा लगेगा। ये देखो, ये इसके दोनों इलेक्ट्रॉन अगर निकल गए तो अब केवल इसका न्यूक्लियस बचा कि नहीं बचा? बताओ। हीलियम का बस बस यस, ठीक है, तो हीलियम का न्यूक्लियस बचा, तो बस इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बताइए? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो अल्फा पार्टिकल क्या है बताइए? हीलियम का पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। क्या है? हीलियम का पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस है। भाई 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 2 प्रोटॉन की वजह से 2 प्लस ही चार्ज तो होगा। नहीं समझे? ठीक है, तो हीलियम क्या होता है बताइए? अल्फा पार्टिकल होता है, लेकिन हीलियम, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, हीलियम क्या होता है? सॉरी हीलियम कह रहा हूं, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? He2 प्लस आयन होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल इज नथिंग, दे आर He2 प्लस आयन। अब बताना जरा, अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? यहां से देख के बताओ। इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो टोटल 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 यूनिट मास हो जाएगा। 4। 4 यूनिट में यस सर। आया कि नहीं आया बताइए? आगे सर। चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं बताइए? डबली चार्ज हीलियम आयन, हीलियम आयन। यस, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन हो। कितना पॉजिटिव चार्ज? 2 प्लस, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के निकल गए। यानी कि हाँ, आप क्या बोल सकते हो? अल्फा पार्टिकल्स आर नथिंग, अल्फा पार्टिकल्स आर नथिंग, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस। या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप चुपचाप बोल रहे He2 प्लस को ही हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक। करेक्ट। अब सुनो, इसका मास कितना होता है अल्फा पार्टिकल का? बताना जरा। 4 रिफाइंड 4 मास। यू, 4U याद 4U। रखिएगा। 4 यू याद रखिएगा हमेशा। इतनी बातें याद होंगी। चलो बहुत बढ़िया। तो अब आप यहां पर आओ जरा। अल्फा पार्टिकल इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैविंग 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यही था बताइए, अल्फा पार्टिकल पे 2 यूनिट पॉजिटिव था। बताओ। He2 प्लस 2 यूनिट पॉजिटिव था, ठीक। और 4 यूनिट ऑफ मास है इसका। मास कितना है इसका? 4 यूनिट है। बस ये चीजें याद कर लीजिएगा। अब सुनिए, देखिए बच्चों, जो अल्फा पार्टिकल है ना, अल्फा पार्टिकल
की जो एनर्जी होती है बच्चों बहुत ज्यादा होती, मतलब भारी पार्टिकल है, कोई हल्का नहीं, मतलब हल्का मत समझना इसको, 4u इसका मास है, ठीक ठाक मास है। देखो बच्चों ये हीलियम पार्टिकल छोटा सा साइज है, छोटा सा साइज है, भारी भी है, अच्छा खासा भारी है, ठीक है, 4u इसका मास है, ठीक है। तो जब हम इसको फेंक के मारेंगे, जैसे बुलेट चलती, बुलेट भाई आप गोली चलाते हो ना, बुलेट, तो बुलेट होती छोटी सी है लेकिन जाएगी बहुत तेजी से, मतलब थोड़ा सा डेंसिटी उसकी बहुत ज्यादा होती है, मोमेंटम बहुत जबरदस्त होगा, तो बुलेट जैसे जाके सामने पेनिट्रेट कर देती है, वैसे ही हीलियम के पार्टिकल्स भी होंगे बच्चों। मतलब आप बस ये समझो कि हीलियम के पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, ठीक, इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी हीलियम के पार्टिकल्स की, ठीक है। तो अब देखिए जरा, यही बात लिखी हुई है, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, दे कैन पेनिट्रेट थ्रू मैटर टू सम एक्सटेंट, ठीक है, मतलब ये मैटर को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं, कोई मैटर रखा हो उसको पेनिट्रेट करके उसको ऐसा, मतलब आर पार जा सकता है, इस पार से उस पार जा सकता है, समझे कि नहीं समझे बताइए। अब बच्चों यहां पर आइए जरा, देखिए आपको तो पूरी कहानी पता ही है, एटम के बारे में आपकी पिक्चर पहले से ही बहुत क्लियर है मेरे ख्याल से, कि बच्चों न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से, सही है। ये क्या करने जा रहे हो आप, ये आप रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो बताओ, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी, रदरफोर्ड ने, तो कैसे करी होगी इधर देखिए जरा, यहां पर देखिए बच्चों, पहला पॉइंट क्या है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, इसने क्या करा, गोल्ड फॉइल लिया है, क्या लिया, गोल्ड फॉइल लिया, ठीक है ना बच्चों। आपने मेटल नॉन मेटल वाले टॉपिक में पढ़ा होगा, गोल्ड फॉइल कैसा होता है, मेलेबल होता है कि नहीं होता, इसकी पतली पतली शीट्स बना सकते हो आप, बताओ भाई, गोल्ड फॉइल Yes, कैसा sir. होता है, Yes, sir. मेटल है ना, सर सबसे ज्यादा मेलेबल हाँ मेटल होता हाँ, इसका आप इसकी मेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, इसकी पतली सी शीट बना सकते हो, तो गोल्ड हमने इसीलिए लिया बिकॉज इसकी बहुत पतली सी हम लोग शीट बना सकते हैं, ठीक, ओके। अब क्या करोगे, गोल्ड फॉइल लिया, अब इस पे अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करो, ये देखो बच्चों अपनी बुक में, ये 2+2+2+ है, तो ये कौन से पार्टिकल्स आ रहे हैं, अल्फा आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं, अल्फा, ठीक। तो अल्फा पार्टिकल्स आएंगे, अब देखिएगा आप ध्यान से, थोड़ा आप पहले समझ ही लो, यहां से अल्फा पार्टिकल हमने भेजा, अब अल्फा पार्टिकल पे कैसा चार्ज है बताइए, प्लस चार्ज है, Positive. तो पहला पॉइंट ये है बच्चों, क्या कहता है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, मतलब ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जा रहे हैं, ये देखो ये वाला सीधे निकल गया, ये वाला सीधा अपना निकल गया, ये वाला ऐसे सीधा निकल गया, ये वाला ऐसे सीधा निकल गया अपने रास्ते पे, ये ऐसे निकल गया, मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है तुम्हें बताओ, इससे ये समझ में आ रहा है कि एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी है, मानते हो कि नहीं मानते हो बताओ, चेक कर लो, ये कोई एटम है गोल्ड का, तो इसके अंदर मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी है। देखो भाई आज मॉडर्न जमाने में तुम्हें तो पता ही है कि सारा का सारा मास कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में, सही बोला कि नहीं बोला, जल्दी बताइएगा, Yes, है। sir. यस सारा सर। का सारा मास न्यूक्लियस में तो रहता है ना, तो भाई यहाँ तो खाली रहता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहते हैं, बस ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, है ना, ठीक। अब सुनिए, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, अपने रास्ते से मुड़े ही नहीं, यानी कि इनको किसी ने रोका ही नहीं, इनको किसी ने रोका ही नहीं। अब बताइए इससे आप क्या कंक्लूजन निकालते हो बताओ, कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी है, क्या मैंने सही बोल दिया बताओ, भाई कोई एटम है, Yes, sir. उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट कैसा है, एम्प्टी है, खाली, ठीक। अच्छा कुछ बच्चों के मन में पता है क्या आता है, क्या इलेक्ट्रॉन ने नहीं रोका होगा, ये फालतू के सवाल हैं, सब सवाल मत करो, लेकिन अगर आपके मन में ये आ रहा है कि क्या इलेक्ट्रॉन से नहीं टकराया, इलेक्ट्रॉन ने नहीं रोका, तो इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन होते हैं, मतलब वेव की तरह चलते हैं वो, याद रखिएगा। सर वैसे भी तो इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज होता है, वो रोकेगा ही नहीं। नहीं नहीं क्यों नहीं रोकेगा, इधर देखो ना, प्लस है और ये माइनस है, वही बता रहा हूँ, दो तरीके से बताऊंगा। हाँ पहला तरीका ये है कि इलेक्ट्रॉन की अपनी वेव्स होती है, इलेक्ट्रॉन वेव्स के फॉर्म में चलता है, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, अब ज्यादा दिल पे मत लेना इसको, बस सुन लो, ठीक है। तो वेव किसको क्या ही रोकेंगी, अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे सोचो, एक बात बताओ भाई,
अगर ये अल्फा पार्टिकल है जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा, तो यार इसके सामने कुछ भी आए कौन रोक पाएगा इसको? नहीं समझे? इसका मोमेंटम बड़ा जबरदस्त है, निकल जाएगा ये। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को सरपास कर देगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं कर पाएंगे इसका, हटाता हुआ निकल जाएगा। हटो भैया, साइड हटो, ठीक है। और वैसे भी इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, आपको पता है। और असली बात जो है वो मैं आपको बताऊं, असली बात तो ये, इलेक्ट्रॉन ना वेव्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। उनका वेव फंक्शन होता है, अपना वेव होती है, वो वेव एसोसिएटेड होती है उससे। तो वेव किसको क्या ही रोकेगी यार। अब मेरे आसपास इतनी वेव चल रही है, ये लाइट वेव ही तो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब मैं चल रहा हूं, क्या लाइट मुझे रोक लेगी? बताओ बताओ। नो सर। नहीं। तो शायद आपको ज्यादा अच्छा ना लगा हो, लेकिन आप बस सुन लो, इसको कोई रोकता वोकता नहीं है, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट खाली है यहाँ पर, एम्प्टी। अब ये सब बुक्स में आपको बातें नहीं मिलेंगी, लेकिन आप सुनो, ये ऐसे सीधा निकल जाएगा। अब दूसरा पॉइंट देखो बच्चों, फ्यू पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स एंड फ्यू डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल। इसका क्या मतलब है, समझिएगा बच्चों। देखो देखो, लार्ज एंगल और स्मॉल एंगल क्या होता है मैं आपको बताऊं। देखो मैं आपको बताता हूं, लार्ज एंगल और स्मॉल एंगल क्या होता है ना। ज्यादा टेंशन नहीं है, बिल्कुल आराम से और आसानी से मैं आपको बताता हूं। देखिए बच्चों, अगर ये कोई पॉइंट है ना, और यहां से लाइट रे आ रही है इस तरीके से, लाइट कोई मान लो यार तुम अभी के लिए तो, या कोई रे आ रही है। अब इसका असली रास्ता ये है, सुनना, अगर ये अपने रास्ते को छोड़ के ऐसे घूम जाए, कैसे? ऐसे। और वैल्यू भी मैं आपको दे रहा हूं, वैल्यू भी मैं आपको दे रहा हूं 30 डिग्री। अगला सवाल दे रहा हूं, ये ऐसे। अब बताओ, ये हो गया आपका मान लीजिए 60 डिग्री। बताओ केस 1 में ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ या केस 2 में? Yes, डिफ्लेक्शन sir. मतलब अपने, डिफ्लेक्शन का मतलब अपने रास्ते से हट जाना, अपने रास्ते से हट जाना, ठीक। अपना ओरिजिनल रास्ता छोड़ के ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई। समझ में आई बात? ठीक। अब सुनिए तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन यहां करवाता हूं मैं आपको, सही लगेगा आपको। देखो बच्चों, ये ऐसे करके जा रही थी और इसके रास्ते में कुछ आ गया होगा मान लो, तो इसने क्या किया, अपना ओरिजिनल रास्ता ऐसे करके छोड़ दिया। और इस बार तो गजब ही हो गया, ये ऐसे घूमते 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 घूमते, ये समझे कि नहीं समझे? बताओ, एंगल मेजर करना आया? बताओ। ये देखो भाई 120 डिग्री इधर घूम गई, देख रहे हो? 30, 60, 120, सही लगा? बताओ, सही लगा? बताओ। Yes, sir. सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन कब हुआ बताओ? अब सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन कब हुआ The बताओ? third case में. आया? ठीक। एंगल कैसे नापना है, एंगल कैसे मेजर करना है? ऐसे, ऐसे, ऐसे। ये वाला मत देखने लगना, ये वाला मत देखने लगना, नहीं समझ में आया? क्यों सर? क्योंकि सर वो ऐसे जा रही है ना, तो उसको किसी ने रोका तो ऐसे मुड़ गई, किसी ने और अच्छी तरीके से रोका तो ऐसे रास्ता बदलना चाहती, किसी ने और अच्छी तरीके से रोका तो ऐसे, ठीक। अब एक चीज दिखाता हूं, देखते हैं आपके मन में क्या आता है। देखो, अब ये वाला देखो जरा, ये वाला देखो, ये यहां पे देखो, ये गई इस बार। अब आप समझदार हो क्या? और एकदम बाउंस बैक कर गई पीछे, तो एंगल कितना मिलेगा? देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। ये ऐसे बाउंस 180, बैक 180. 180 आया कि नहीं आया? बताओ 180। बताओ। अब तो ये पूरा मुड़ गई ना ऐसे ही, Yes, sir. 180 हो गया. Straight line. ये एंगल पूरा चल जाएगा ना 180, नहीं समझे? ठीक, तो ये एंगल कितना हो गया? 180। अब सुनो बच्चों, बस यही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। यहां से कौन आ रहे थे? अल्फा पार्टिकल थे He2+ की नहीं? बताओ, बोलो बोलो बोलो, ठीक। अब आपको तो पता है आज के जमाने में कि ये न्यूक्लियस अगर आ गया होगा, ऐसा एटम होगा, तो ये न्यूक्लियस अगर आ गया होगा, तो न्यूक्लियस के आसपास से जब ये निकलेगी तो न्यूक्लियस पे भी तो पॉजिटिव होता है प्रोटॉन की वजह से। बताओ, बोलो, ठीक, बोलिए। Yes, sir. और प्लस, हाँ, प्लस प्लस को क्या करता है? रिपेल करता है। प्लस प्लस को क्या करता है? रिपेल करता है, ठीक। Yes, sir. तो ये इसको ऐसे धक्का मारेगा, बताओ, ठीक। अब सुनो, अब आपको मैं यहां दिखाता हूं,
प्लस प्लस को रिपेल करता है। भाई अल्फा भी तो प्लस है और न्यूक्लियस पे भी प्लस है, तो न्यूक्लियस ने इसको क्या करा होगा, धक्का मारा होगा, रिपल्शन किया होगा। इधर आओ, इधर देखो, अब समझ में आएगा, इधर आओ देखो। अब बच्चों आप लोग ही बताओगे, ये अल्फा वाली आ रही है, मतलब अल्फा 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 बीम आ रही है, अल्फा बीम का मतलब हीलियम पार्टिकल आ रहे हैं। तो अगर ये न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर से गुजरेंगी तब तो हल्का सा ही डिफ्लेक्शन मिलेगा इसको, मानते हो कि नहीं बताओ, क्योंकि न्यूक्लियस में कौन बैठा है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन। अब आपको समझो बच्चों, अभी इसको देखो, अपने ओरिजिनल रास्ते से छोड़ के थोड़ा सा हट गई है, इसको देखो, ये वाली आ रही थी और ये ओरिजिनल पाथ को छोड़कर इतना घूम गई। अरे भैया ऐसा क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस के और पास से गया है, मानते हो कि नहीं मानते हो, जल्दी बताओ। यस सर। भाई न्यूक्लियस के जितना पास से जाएगा उतना ज्यादा ही तो रिपल्शन मिलेगा, बोलो। सर डायरेक्ट हिट। हाँ, और सुनो इसको देखो जरा, इसको देखो, ये वाली जो थी, ये वाली जो थी, ये आई और ये तो ये, अब इसका इसका असली रास्ता देखो कैसा था, इसका ये, और यहां से इतना घूम गई 120 डिग्री, तो इसका डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हुआ। ठीक, तो सुनो ध्यान से, क्या हुआ, few alpha particles are deflected through small angles and few are deflected through large angles। पढ़ा ये बात, कुछ अल्फा पार्टिकल तो स्मॉल एंगल बना के ही डिफ्लेक्ट हो गए और कुछ लार्ज एंगल बना के डिफ्लेक्ट हो गए, समझे। छोटा एंगल कौन बनाते होंगे, जो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर से गुजरते हैं, मानते हो कि नहीं बताओ। और बड़ा एंगल से डिफ्लेक्ट कौन होते हैं, ज्यादा एंगल कौन बनाते हैं, जो न्यूक्लियस के बहुत पास से गुजरते हैं। और अगर एग्जैक्टली न्यूक्लियस पे जाके टकरा जाए तब क्या होगा, बताना जरा, एकदम न्यूक्लियस पे जाके अगर हिट कर दे अल्फा पार्टिकल तब क्या होगा, बताना जरा, बाउंस बैक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। इसमें लार्ज डिफ्लेक्शन। यस सर। हाँ, तो लार्ज लार्ज डिफ्लेक्शन हो जाएगा, मतलब 180 डिग्री का बाउंस बैक लेगा। ऐसा, ठीक। अब बताओ, इस प्रैक्टिकल से तुम्हें धीरे धीरे, इस एक्सपेरिमेंट से तुम्हें क्या पता चल रहा है कि न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, बताओ। देखो हम लोगों ने बड़ी चालाकी से पढ़ा है, हमें आज की डेट में पता है कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। तो हमने क्या किया है, हमने वो अपने मन में रखते हुए तब पढ़ाई करी ताकि हमें समझ में आ जाए। लेकिन रदरफोर्ड को नहीं पता था, रदरफोर्ड ने जब ये सब देखा तो उसने सोचा, अरे भाई ये तो डिफ्लेक्ट हो रहा है अल्फा पार्टिकल, यानी कि जरूर सेंटर में क्या है, कोई न्यूक्लियस में क्या है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, मानते हो कि नहीं बताओ, ठीक। और वो जो न्यूक्लियस है वहीं पे सारा का, वो न्यूक्लियस पॉजिटिव भी है और वहीं पे सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। भाई एटम का जो भी मास है वो कहां कॉन्सेंट्रेटेड, न्यूक्लियस में। क्यों सर, क्योंकि बाकी सारे अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल तो सीधे निकल जा रहे हैं ना भाई, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल तो सीधे निकल जा रहे हैं, यानी कि एटम खाली है, एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस कैसा है, एम्प्टी है, समझे, ठीक। अब a very few alpha particle completely rebounded on hitting the gold foil and turn back on their path just as a ball rebounds on hitting। तो कह रहा बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे जो अपने पाथ से रिबाउंड हो गए। अब हमें एक काम करना पड़ेगा, रुक जाइए जरा, अब एक काम करना पड़ेगा, वो आप जल्दी से देख लीजिए बच्चों, यहां पर देखिए, ये जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है बच्चों, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको देता है न्यूक्लियस के बारे में। सुन लो, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, बताइए, कि भैया न्यूक्लियस नाम की भी कोई चीज होती है, मतलब सेंटर में क्या होता है, कोई डेंस पार्ट होता है, डेंसिटी, हाँ, जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि सेंटर में कुछ है जिसको नाम दिया गया न्यूक्लियस। चार्ज कैसा होता है न्यूक्लियस पे, बताइए, पॉजिटिव। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी डेंस एंड हार्ड। क्या ये बात आपको फील हुई, ये बात क्यों लिख दी उसने कि न्यूक्लियस का जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत डेंस है, वो बहुत हार्ड है, ये बात क्यों लिख दी उसने, बताइए, क्या लगा आपको, बताइए। सर क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल थे वो रिबाउंड हो रहे थे उसको। हाँ 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 हाँ, उसके पास से निकलते थे, रिबाउंड हो रहे थे, मतलब कि, और हाँ, और दूसरी बात ये भी तो सोचो कि एटम से मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जा रहे थे ना, तो एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, एम्प्टी, एम्प्टी। सर सही है? न्यूक्लियस है वो थोड़ी सी जगह में ही जो है कॉन्सेंट्रेट था। क्या चीज, सर डेंस का ये भी शायद हो सके कि जो न्यूक्लियस है वो छोटी सी जगह में था, मतलब हाँ हाँ हाँ, डेंसिटी वही तो होगी ना, डेंसिटी तो क्या होगा, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। भाई डेंसिटी क्या होता है आपका, डेंसिटी क्या होता है आपका, बताइए, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो भाई इसका मतलब छोटे से वॉल्यूम में ज्यादा मास है, चेक कर लो, ये एटम है तुम्हारा, यही तो ये बच्चा बता रहा है
ये देखिए छोटे से वॉल्यूम में ज्यादा मास है, सारा मास यहीं भरा हुआ है, तो वॉल्यूम हो गया छोटा और मास हो गया बड़ा, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा हो गया, चेक कर लो, और डिनोमिनेटर हो गया छोटा, तो आंसर बड़ा बड़ा तो आएगा, यानी कि डेंसिटी बढ़ गई, यानी कि डेंस हो गया। अब और क्या सोचा गया, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ द एटम, है ना, मतलब जो न्यूक्लियस है वो एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। सही बात है कि नहीं बताइए, ठीक। और इस बात को आप एटम इतना बड़ा और न्यूक्लियस इतना छोटा, तो आप इसको इस बात से फील कर सकते हो कि एक क्रिकेट ग्राउंड है, ये देखिए दिखाया इन्होंने, ठीक है, तो एक क्रिकेट ग्राउंड है और उस क्रिकेट ग्राउंड में अगर आप क्रिकेट बॉल रख दो ले जाके सेंटर में, तो जो पूरा क्रिकेट ग्राउंड है वो एटम हो गया, पूरा क्रिकेट ग्राउंड का साइज एटम का साइज है, और जो बॉल रखी सेंटर में वो न्यूक्लियस है। अब आप सोच लो, समझे। तो वो जो आपने पढ़ा भी वो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था। अब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम, ठीक है, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल अब आपको पढ़ाने जा रहा है, ठीक। सुनो क्या क्या बातें इन्होंने करी, अब आप देख लीजिए रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या क्या बोला। पहली बात, an atom consists of positively charged dense and very small nucleus containing all the protons and neutrons have positively charged whereas the neutron has no charge, almost the entire mass of the atom is concentrated in the nucleus। फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए, क्या बताया उन्होंने कि एटम जो है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, डेंस है, ठीक है, वेरी स्मॉल न्यूक्लियस है उसका, सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, उसके न्यूक्लियस में रहते हैं, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन होने की वजह से न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। और एटम का जितना भी मास है वो सारा का सारा कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, उसके न्यूक्लियस में। नेक्स्ट है, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग round the nucleus in a circular path at very high speed, the circular path of the electrons are called orbits। ठीक, तो उन्होंने बोला कि भैया न्यूक्लियस सराउंडेड है किससे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से, ये न्यूक्लियस है, और जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे घूम रहे हैं, सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। बस इतना ही बताया था उन्होंने, रदरफोर्ड ने, सुन लो ध्यान से, के शेल, एल शेल, एम शेल, ऐसा सब कुछ नहीं बताया था उसने, सुना, रदरफोर्ड ने ये सब कुछ नहीं बताया था, के शेल में, एल शेल में, एम शेल में घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ नहीं बताया था, बस बोला था सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, बस इतना ही बताया था। The electrostatic attraction between the positive charge and nucleus and negatively charged electrons hold the atom together। सुनो, लोगों ने पूछा ये इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के भाग क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि आपने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा, नहीं पढ़ा है तो सुन लो भाई, क्यों भाई, जिसने नहीं पढ़ा सुनो, आपने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा है सर्कुलर मोशन, जब भी सर्कुलर मोशन होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, एनर्जी रेडिएट होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स, वेरी गुड, सेंट्रीपिटल फोर्स वाले जो लोग बता रहे हैं कि अगर यहाँ कोई बॉडी इस तरीके से रिवॉल्व होती है तो उसको पकड़ के कौन रखता है सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता है, सिस्टम का ही फोर्स होता है, मतलब सिस्टम में sir. पहले से कोई फोर्स होगा जो किसकी ड्यूटी करेगा, सबको होल्ड करने की। सेंट्रीपिटल फोर्स की। जैसे कि मान लीजिए सन है और ये अर्थ है, तो सन और अर्थ के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, यस और नो। तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी ड्यूटी कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की। अब सुनो, अर्थ ऐसे घूम के, अर्थ तो यहाँ भागना चाहती है यार, अर्थ तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऐसे भागना चाहती है, लेकिन अर्थ यहां से जब चल के यहां आएगी तो उसको पकड़ के कौन खींचता है सेंटर की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिससे कि वो ऐसे नहीं भागती, वो टर्न ले लेती, घूम जाती। अब अर्थ यहां आती है, फिर लगता है सेंटीमीटर ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ऐसे निकल के भागना चाहती थी लेकिन इसको सेंटर की तरफ पकड़ के खींच लेगा, ठीक। तो ये ऐसे निकल के भागना चाहती थी टेंजेंशियली, लेकिन ऐसे सेंटीमीटर फोर्स इसको खींच लेगा सेंटर की तरफ, समझे। तो यही रदरफोर्ड ने भी बताया, उन्होंने बोला कि भैया देखो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, न्यूक्लियस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस है, तो ये ऐसे घूम रहा है। लोगों ने पूछा निकल के क्यों नहीं भाग जाता होगा, तो यही थ्योरी इन्होंने चिपका दी। इन्होंने बोला इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, लेकिन इस बार जो फोर्स लगेगा, सुन लो, जब भी चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, सुना। यहां तो मास के बीच में लग रहा था, अर्थ का मास था, एक मास ये था अर्थ वाला, मास m1, और सन का मास था मास m2। तो मासेस के बीच में जब फोर्स लगता है तब तो आप उसको क्या बोलते थे,
ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। लेकिन चार्जेस के बीच में ये माइनस चार्ज है प्लस चार्ज है, चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, हाँ ये चार्ज है आपका, चार्ज 1, चार्ज पार्टिकल 1, और ये क्या है, चार्ज पार्टिकल 2। जब चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स बताइए, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, ये सिस्टम का ही फोर्स है, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स की ड्यूटी करेगा। यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉन इधर भागने वाला होगा ये इसको पकड़ के खींच लेगा, जैसे इधर भागने वाला का पकड़ के खींच लेगा, जैसे ऐसे। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन इसमें घूमता रहता है, ऐसा रदरफोर्ड ने बताया, ठीक। नेक्स्ट है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम आर इक्वल। ये तो आपको भी पता है ना। एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम में आपस में इक्वल है, मतलब तो जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है, न्यूट्रल है। मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट कैसा होता है, एम्प्टी होता है, ठीक, करेक्ट। अब यहां पर देखिए बच्चों, ये इन्होंने हाइड्रोजन का एटम दिखाया, क्या मैंने भी आपको दिखाया था हाइड्रोजन का एटम ऐसा ही, एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन के एटम में, है ना। जब हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो हम ऑर्डिनरी एटम की बात कर रहे हैं, मतलब जिस एटम के बारे में हम लोग डेली आपस में बात करते हैं वो वाले हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। हाँ, प्रोटियम, यस, प्रोटियम के बारे में। नाउ इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में। अब बच्चों यहां पर आइए जरा, क्या मैंने आपको हीलियम का स्ट्रक्चर दिखाया था आज? 2 प्रोटॉन होते हैं, 2, चेक कर लो, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम में, यस और नो, जल्दी बताइए। यस सर। अब बच्चों ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, है ना, ठीक है, सुनिए ध्यान से बच्चों, ये जो ड्रॉबैक होता है एग्जाम में यही आता है, मैं पहले बता दे रहा हूं आपको, सुना, बताओ। ड्रॉबैक जो होता है एग्जाम में ये आप जरूर याद करिएगा, ठीक। तो देखो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था, ठीक, देखिए समझिए जरा, देखिए बच्चों, अब इसको रुक जाओ, पहले आप यहां पर आइए, देखते हैं कितना पढ़े हो। मोशन चैप्टर पढ़े हो, बताओ, मोशन चैप्टर पढ़ा है? अब सुनना जरा, तो जरा बताते जाना, मैं पूछता जा रहा हूं, देखते हैं क्या पता है। वेलोसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर है, बताओ। वेक्टर। सर वेक्टर। वेक्टर है, ठीक, मतलब इसमें डायरेक्शन भी होती है। वेलोसिटी को बताने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। प्लस मैग्नीट्यूड, ठीक। तो ध्यान से सुनिए, अगर इन दोनों में से कुछ भी चेंज हो गया तो वेलोसिटी में चेंज माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, बताओ। यस सर। सर माना अब जाएगा। तो जब भी, अब देखो जिसने नहीं पढ़ा है बहुत आसान है, मैं आपको बता रहा हूं। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, जब भी चेंज इन वेलोसिटी होती है तो एक्सेलरेशन होता है, मानते हो कि नहीं, बताओ। यस सर। यस चेंज सर। इन रेट ऑफ वेलोसिटी। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब समय के साथ साथ अगर वेलोसिटी चेंज होगी ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर होगी, ठीक, तो हम क्या बोलेंगे बताइए, कि पार्टिकल क्या है, एक्सेलरेटेड हो गया है। एक्सेलरेट कर रहा है। अब बताना जरा, अगर इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है ऐसे न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो क्या इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है? बिल्कुल हो रही, क्योंकि वेलोसिटी की sir. डायरेक्शन को टेंजेंट से दिखाया जाता है। यस सर। बताओ, ये पढ़ाया है मैंने मोशन वाले, जिसको नहीं पता है सुन लो यार, परेशान ना हो भैया। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहता है तो अभी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, और अगले पल जब इलेक्ट्रॉन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर इसे ही अगले पल जब इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहेगा, हालांकि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बार बार खींच रहा है अलग बात है, लेकिन यहां आप जाना चाहेगा तो वेलोसिटी ऐसे होगी, तो बार बार वेलोसिटी चेंज हो रही कि नहीं हो रही, बताओ। हो रही कि नहीं हो रही, बताओ। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही तो बताओ, ये जो चार्ज पार्टिकल है कौन, इलेक्ट्रॉन, अरे भैया इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, माइनस होता है उस पे, ठीक। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है चार्ज पार्टिकल, ठीक, ये एस्केलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। हेयर हो रहा है।
charged particle accelerates, करेक्ट। अब सुनिए बच्चों, मैक्सवेल की एक थ्योरी आई थी। मैक्सवेल का आपने नाम तो सुना ही होगा कभी ना कभी, है ना। मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। कौन सी थ्योरी बताइए? मैक्सवेल्स इलेक्ट्रो, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो इन्होंने क्या बोला था, और सुनो, मैक्सवेल की कोई भी बात आज तक गलत हुई ही नहीं है, आज तक मॉडर्न साइंस में भी उसकी इक्वेशन से हम लोग काम कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छी बात उन्होंने करी थी। इनकी थ्योरी पे कोई डाउट नहीं करता था। और जिस टाइम रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट चला था, उससे पहले ही मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज आ गई थी बहुत सारी। सुना भाई? क्या होता है बताओ, आज की डेट में क्या होता है बताओ? आप देखते हो ना, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। पहले भी ऐसे ही होता था। तो रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, कंक्लूजन निकाला, बता दिया कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाता, वगैरह वगैरह सब कहानियां बताई उन्होंने, ठीक। लेकिन मैक्सवेल की थ्योरी तो पहले ही आ चुकी थी। तो मैक्सवेल ने क्या बोला था, पहले इनकी बात सुनो। मैक्सवेल ने कोई इंटरप्शन नहीं किया, रदरफोर्ड को कुछ नहीं बोला मैक्सवेल ने, लोगों ने बोला। लोगों ने रदरफोर्ड को बोला, क्या बोला वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन आप ये समझो पहले मैक्सवेल ने क्या बोला था। पहले मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी थी, उसने कहा था देखो, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एस्केलेट हो जाएगा, सुना, मैक्सवेल ने क्या बोला था कि अगर कोई क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो जाएगा। हाँ, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एस्केलेट हो गया, इफ एनी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट्स, then it will radiate energy, then it will radiate energy in the form of electromagnetic waves, energy in the form of electromagnetic waves, ठीक। मतलब इस बात का सिंपल सा इतना मतलब है कि अगर कोई बच्चों चार्ज पार्टिकल है, पहली बात बताओ पार्टिकल कैसा होना चाहिए, पार्टिकल कैसा होना चाहिए बताओ, चार्ज्ड, बोलो, चार्ज। चार्ज और अगर वो क्या कर जाए, हाँ, अगर वो क्या कर जाए, एक्सेलरेट, तो वो क्या करेगा, रेडिएट मतलब निकालेगा बाहर, क्या निकालेगा, एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एनर्जी वो अपनी निकालेगा बाहर धीरे धीरे, ठीक। तो अब सुनो जरा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है, ये देखो। अब बताओ ये एस्केलेट हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। सर हो ये रहा एस्केलेट हो रहा है, और अगर ये एस्केलेट है तो चार्ज भी तो है। तो यस अब बताओ मैक्सवेल की थ्योरी लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी, बताइए। सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और अगर वेव्स। हाँ, अगर मैक्सवेल की थ्योरी लगी, तब तो ये एनर्जी क्या करेगा, धीरे धीरे बोलो, रेडिएट करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाँ, तो अब ये बेचारा क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, ये एनर्जी ऐसे करके, है ना। अब बताइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा, बोलो हाँ, क्यों भाई? लगेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से तो बात ये है ना, जरा समझिए भाई, कभी तो इसकी एनर्जी खत्म, यार रेडिएट कर दे रहा है, अगर इसके पास 100 जूल है मान लो, तो खत्म हो जाएगा ना। कब खत्म होने का मतलब कहीं जा रहा है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, नहीं समझा? यस सर। यस सर। एक बात बताओ, अगर कोई बॉडी मोशन कर रही तो उसमें एनर्जी है, बोलो बोलो बोलो। यस सर। सर और अगर काइनेटिक एनर्जी उसकी, हाँ, अगर उसकी एनर्जी धीरे धीरे कहीं चली जाए तो क्या होगा, तो वो रेस्ट पे आ जाएगा। रेस्ट पे। बस वही हो रहा है। अब लोगों ने यही पूछा कि भैया देखो, मान गए तुम्हारी बात कि तुम कह रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक सर्कुलर में घूम रहा है, ये वो वगैरह वगैरह, लेकिन लोगों ने बोला यार मैक्सवेल की थ्योरी लग जाएगी इस पे, और अगर मैक्सवेल की थ्योरी लग गई तो क्या करेगा, ये एनर्जी धीरे धीरे रेडिएट करेगा। पहले इसके पास 100 थी एनर्जी, कितनी थी बताओ, 100 जूल। अब घट के कितनी हो गई, 90 हो गई मान लो। तो अब ये थोड़ा अपना रास्ता छोटा कर लेगा, मैं तुम्हें ऐसे दिखा रहा हूं, पहले ये ऐसे घूम रहा था, अब ये न्यूक्लियस स्पाइरल, हाँ, अब ऐसे छोटा हो जाएगा रास्ता। छोटा क्यों, एनर्जी कम हो गई ना भाई, लेकिन सर्कुलर पाथ नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंटीपिटल फोर्स होता है, वो उसको सेंटर की तरफ बांध के रखेगा, यस ये सर। सुनो, यस ठीक। यस सर। सर। तो
अब Atom. 90 से कम होकर एनर्जी 80 हो गई, सही है, तो ये ऐसे घूमेगा। यस सर। और कम होते होते जैसे ही 0 होगी तो ये कहाँ न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा बताओ। इसके अंदर यस सर। एटम और कोलैप्स। न्यूक्लियस में हाँ एटम कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स का कुछ बच्चे मतलब नहीं समझते हैं भाई, कोलैप्स का मतलब है प्लस माइनस से मिल जाएगा भैया, बवाल कट जाएगा, समझे। मतलब जैसे आपके घर में कभी वायर टच करते हैं ना, छट छट चिंगारी निकलती है, देखा है कि नहीं बताओ। यस सर। यस सर। हाँ डिस्चार्ज होता है वो, यहाँ बहुत भयंकर डिस्चार्ज होगा, मतलब कहने का मतलब प्लस माइनस से मिल जाएगा भाई, अरे बवाल हो जाएगा, पूछो मत, बहुत एनर्जी निकलेगी। ठीक, फिर तो बहुत ही एनर्जी निकलेगी, छोड़ो वो सब बात। लेकिन एटम नहीं बचेगा, एटम कोलैप्स हो जाएगा, खराब, एटम नाम की कोई चीज ही नहीं रही अब, लोगों ने Yes, sir. बोला। तो अब रदरफोर्ड के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि लोगों ने गलत बोला नहीं। अब लोगों ने गलत इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैक्सवेल की थ्योरी गलत हो नहीं सकती, आज तक नहीं गलत हुई है। तो इसका मतलब रदरफोर्ड कुछ मिस कर रहा था, ठीक। तो रदरफोर्ड कुछ मिस कर रहा था इसका मतलब, तो ये ड्रॉबैक हो गया देखिए रदरफोर्ड का, ठीक। और एटम तो आप देख रहे हो ना, ये देखिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसमें एटम नहीं है क्या बताओ। हमारे स्किन में एटम नहीं है क्या, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम नहीं है क्या, तो एटम तो एग्जिस्ट करते हैं, पूरी दुनिया बनी हुई है इस एटम से। सर पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो इस हिसाब से पूरी दुनिया खत्म हो जानी चाहिए, लोगों ने पूछा तो रदरफोर्ड बता नहीं पाए बेचारे। इसका मतलब रदरफोर्ड कुछ गलती कर रहा था अपनी थ्योरी में, है ना। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब रदरफोर्ड की गलती को सुधारने के लिए अब देखो जरा, नील बोर आए, है ना, कौन आया बताइए, नील बोर आया, है ना। तो इन्होंने इसकी गलती को कैसे सुधारा, इन्होंने बस एक छोटी सी बात कर दी, और वो बात किताब में नहीं लिखी होगी, बस उन्होंने कुछ लिख दिया होगा, जो लिख दिया होगा वो सुन लेना, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा वो फील कर लेना। देखो इन्होंने क्या बोला, पहले इनकी बात सुन लेते हैं। नील बोर ने 2 पॉइंट बोले। पहला पॉइंट उन्होंने बोला कि द इलेक्ट्रॉन कुड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स, ईच ऑर्बिट हैविंग डिफरेंट रेडियस। ये बड़ी मजेदार आपको बात इन्होंने बताई। द इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिट हैव कैरेक्टरिस्टिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, दीज इलेक्ट्रॉन व्हिच आर इन द ऑर्बिट क्लोज टू द न्यूक्लियस हैव द लो एनर्जी, व्हाइल दोस आर इन द फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस हैज हायर एनर्जी। सुनो, इसको थोड़ा छोटा करते हैं और आप इस पे जरा गौर करिएगा, अजीब ही टॉपिक है भाई, है ना, ये भी समझाने वाली बात है। सुनो, पहली बात इन लोगों ने बोली, मतलब नील बोर ने पहली बात जो रदरफोर्ड को काउंटर किया, बोला कि द इलेक्ट्रॉन कुड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स, ईच हैविंग डिफरेंट रेडियस। बात समझना, देखो एक बात बताओ, रदरफोर्ड ने सिर्फ क्या बोला था बताओ, रदरफोर्ड ने सिर्फ क्या बोला था बताओ, उसने बस ये बोला था ना भैया ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। अब ये बताओ, क्या रदरफोर्ड ने बताया था कितनी रेडियस पे घूमता है, यहां घूमता है कि यहां घूमता है, ये सब तो नहीं बताया था, मानते हो कि नहीं। यस सर। अब इसी बात को नील बोर ने सुधारा, उसने बोला देखो भैया, एटम है उसमें न्यूक्लियस है, मान गए, इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूमेगा। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग कहीं भी घूमता था वो, यानी कि न्यूक्लियस से कितने भी डिस्टेंस पे घूमता था उनके अकॉर्डिंग। और बोर के नील बोर के मॉडल में बोला गया देखो, इसमें बोला उसने देखो भैया, पढ़ लो, इलेक्ट्रॉन्स कुड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन ऑर्बिट, मतलब कुछ फिक्स ऑर्बिट होते हैं वहीं घूमेगा वो। मतलब ये न्यूक्लियस है, जरा समझिएगा जरा, ये किसी एटम का न्यूक्लियस है तो एक ये वाला ऑर्बिट है इतने डिस्टेंस पे, r1 रेडियस पे, तो इलेक्ट्रॉन इसमें घूम सकता है, या तो इस न्यूक्लियस से r2 डिस्टेंस के रेडियस पे घूम सकता है, या तो समझ गए हो गया, या तो इस r3 डिस्टेंस के रेडियस पे घूम सकता है। मतलब आपकी मर्जी थोड़ी ना चलेगी भाई, यहां नहीं घूम सकता है कभी भी वो, समझे कि नहीं समझे बताओ, बताओ, ठीक। सर तो वो तो अपने आप को लैंड हाँ, हो सकता है। यस, सुन तो लो अभी, सुन तो लो, पूरी कहानी बहुत लंबी कहानी भाई। तो एटम कहीं भी नहीं घूमेगा, एटम कहीं भी नहीं घूमेगा, करेक्ट, ओके। वो एक डेफिनेट ऑर्बिट्स पे घूमता है। और सुनिए ध्यान से, द इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिट हैव कैरेक्टरिस्टिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब अब मैं आपको कहानी बता ही देता हूं, जल्दी सुन लो ध्यान से। देखो होता क्या है कि
बच्चों ये एनर्जी लेवल्स होते हैं ऐसे करके, जिसको आप के शेल, एल शेल, एम शेल अभी आप बोलोगे ऐसे करके, है ना, और ये न्यूक्लियस है मान लो, ठीक। तो ये ऑर्बिट्स होते हैं, ये R1 रेडियस पे, ये R2 रेडियस पे, ये R3 रेडियस पे, इनकी अपनी अपनी एनर्जी होती है। सुनो क्या सर, इनकी अपनी अपनी एनर्जी होती है, ये एनर्जी लेवल होता है एक्चुअल में, ये एनर्जी लेवल होता है। किताब में नहीं मिलेगा, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, सुन लो। देखो, क्या एनर्जी को तुम आंखों से देख लेते हो क्या, बताना जरा, क्या एनर्जी को आंखों से देख लेते हो, बताना जरा। सर नो सर। नहीं देख पाओगे, सही बात है, नहीं देख पाओगे। तो पता है क्या, ये देखिए ये स्पेस है, ये एटम पकड़ा है, अरे होगा कोई एटम यार, आ गया यहाँ भैया, हाँ बताओ तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, बोलेगा मेरा तो ऑर्बिट में घूम रहा है। हमने कहा ये ऑर्बिट क्या कर रहा है, एनर्जी लेवल है। अरे हाँ सुनो, एनर्जी लेवल होता है, फील करिए, मतलब भगवान ने बनाया भाई, नेचर ने बनाया हुआ है, गॉड ने बनाया है, यानी कि यहाँ कुछ एनर्जी लेवल होता होगा जिसमें वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसी एनर्जी लेवल से उसको घूमने के लिए एनर्जी लगातार मिलती रहती नेचर से। ये अंदर किताब में नहीं लिखेगा कोई, किताब में नहीं मिलेगा ये सब आपको, लेकिन सच्चाई यही है कि वो उस ऑर्बिट में तब तक घूमता रहेगा जब तक वो घूमता रहेगा, मतलब जब तक वो उस ऑर्बिट में है तब तक भैया उसकी एनर्जी कुछ हो ही नहीं सकता है। यही किताब में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी लेवल में घूमते रहते हैं। देखिए अरे सप्लायर बैठा हुआ है ना नेचर, यही मिलती है एनर्जी। अच्छा जरा बताना जरा, यहां मिलती है या तो उसको यहां मिलती या तो उसको यहां मिलती, तो ये बताना जरा मुझे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां है तो क्या ये यहां घूम सकता है येलो वाले पाथ में, बताना जरा इन दोनों के बीच में, बोलो नहीं बोलो घूम बोलो। सकता। नहीं घूम सकता है, एनर्जी लेवल ही नहीं है यार, यही तो पढ़ाना चाहता था वो, समझे। तो यहाँ एनर्जी लेवल है ही नहीं कोई, तो यहाँ नहीं घूमेगा वो, समझे। तो ये बात उसने बताई कि भैया देखो कहीं भी नहीं घूमेगा, डिफरेंट एनर्जी लेवल होते उसी में घूमेगा, पहली बात बताई। और सुनो दूसरी बात, अब मैं आपको बता रहा हूं, सुनो बच्चों। फिर नील बोर ने कहा देखो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा ना तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, बस इतना बोल दिया उसने, तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। तो क्या मैक्सवेल की थ्योरी फेल हो गई। अब मैं आपको बताता हूं भाई, मैंने बता तो दिया तुम्हें, बुक में नहीं मिलेगा यार, वो डेफिनेट एनर्जी लेवल है, नेचर ने बनाया है, हमेशा वहां पर उतनी ही एनर्जी उसको मिलेगी, कांस्टेंट हमेशा मिलेगी। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वो एनर्जी रेडिएट भी कर रहा हो तो क्या ही जा रहा है, इसका एनर्जी लेवल तो हमेशा भरा रहता है ना, तो इलेक्ट्रॉन को हमेशा एनर्जी सप्लाई होती रहेगी, क्या दिक्कत है बताइए। सर कोई दिक्कत नहीं। हाँ बस मैं ये कहना चाहता हूं, आप सब ये बात किताब में नहीं लिखी होगी, ठीक। बस किताब में इतना लिखा होगा कि जब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है तो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, नील बोर ने इतना बोल दिया, लेकिन अंदर की बात तो ये वो डेफिनेट एनर्जी लेवल है यार, फिक्स है, वो कांस्टेंट है, चाहे इलेक्ट्रॉन जितना घूम ले, जिंदगी भर घूम ले, पूरे ब्रह्मांड जब तक है तब तक घूम ले, ये एनर्जी नहीं खत्म होगी, इसको मिलती। अब सुनो, तो इलेक्ट्रॉन की मिलती रहेगी एनर्जी, है ना। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कब चेंज हो सकती है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, कब वो एनर्जी रेडिएट करेगा, इसमें घूमते घूमते नहीं करता है वो रेडिएट, ना 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 ना, वो तभी रेडिएट करेगा। अब देखो कैसे करेगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, सुन लेना ध्यान से, देखो अब सुनो बात को ध्यान से बच्चों, एक बात मैं तुम्हें बताता हूं, जब इलेक्ट्रॉन नीचे वाले से ऊपर जाएगा ना, सुना, नीचे वाले शेल से कहां जाएगा, जब ऊपर वाले में, तो एब्जॉर्ब करता है भाई। तुम्हें नीचे से ऊपर जाना हो तो एनर्जी लेके ही तो जाओगे, बताओ बोलो। यस सर। हाँ तो अगर कहीं से इसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाए, जैसे कि इसके ऊपर लाइट गिरा दी तुमने, तो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और कहां चला जाएगा, ऊपर। अब ये यहां घूमने लगेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में नहीं घूमेगा कभी भी, याद रखिएगा। मतलब यस अगर सर। हाँ, अगर इसको इतनी एनर्जी मिल गई कि इस लेवल को पार करके यहां आ जाए तो इधर घूमने लगेगा ये, लेकिन अगर इसको थोड़ी सी एनर्जी मिली तो यहां से यहां जाके वापस नीचे गिर जाएगा, समझ गए। तो जब तक इन यस दोनों सर। के गैप की इक्वल एनर्जी नहीं मिलेगी, मतलब उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी यहां से यहां चला जाए, तो बस ये कह रहा हूं कि भैया जब वो नीचे से ऊपर जाता है तो एब्जॉर्ब कर लेता है। और सुनो, मान लो नीचे से ऊपर जाने पर इसने 2 जूल एब्जॉर्ब किया है, कितना, अरे बस एग्जांपल दे रहा हूं। 2 जूल्स। हाँ अब सुनना ध्यान से, अगर ये ऊपर से नीचे गिर जाए तो बताना कितना जूल रेडिएट करेगा, बोलो बोलो बोलो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से 2 ही जूल तो रेडिएट करेगा, या यस जितना सर। एब्जॉर्ब किया था उतना रेडिएट कर देगा, नहीं समझे। सर समझ गया। अब सुनना, तुमने गोल्ड की अंगूठी देखी कभी, यानी कि रिंग, गोल्ड की यस रिंग सर। देखे हो। अरे गोल्ड का कोई सामान देखो घर में तो मम्मी के पास होगा, बताओ
यस सर, चमकता है कि नहीं चमकता है बताओ? यस सर। यस सर, लाइट बंद कर देते हो तब भी चमकता है क्या? तो तब नहीं चमकता। तब नहीं चमकता है। तो यही तो होता है उसमें, यही तो होता है। लाइट जलाए हुए हो तुम, तो नीचे वाले शेल के इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले लेके उछल उछल के कहां जाते हैं? ऊपर, और ऊपर से वापस नीचे गिरते हैं। तो जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया होता है, मान लो 2 जूल एब्जॉर्ब करके ऊपर गया, तो ऊपर से वापस नीचे गिरता है। ऊपर से वापस नीचे इसलिए गिरता है, न्यूक्लियस खींच लेता है उसको। न्यूक्लियस बोलता है भैया कहां जा रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है और उस पे प्लस होता है, तो पकड़ के वापस खींचता है। तो मान लो ये 2 जूल लेके ऊपर गया है, तो नीचे गिरता है, तो 2 जूल का लाइट रेडिएट करता है। वही लाइट तुम्हारी आंखों में आती है तो अंगूठी चमकती हुई नजर आती है, रिंग चमकती है। करेक्ट? तो यस अब मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं बस। अब मुझे तुम ये बताओ कि एनर्जी रेडिएट कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन किसी ऊपर वाली शेल से कहां आता है? नीचे आता नीचे है आता दोबारा, तो फिर वो हाँ, एनर्जी अब रेडिएट। समझे? आप पूरी कहानी तुमने समझे कि क्या, और नील बोर 2 पॉइंट आपको क्या क्या कहना चाहते थे? उन्होंने तो साफ साफ किताब में लिख दिया। पहला पॉइंट उन्होंने क्या लिखा कि इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी नहीं घूमते हैं, वो डिफरेंट रेडियस में घूमते हैं। कहां घूमते हैं? डिफरेंट रेडियस, मतलब सर्टेन ऑर्बिट्स में घूमते हैं, और इन ऑर्बिट्स की कैरेक्टरिस्टिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है ना? और दूसरा पॉइंट बताया, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट और particular energy level around the nucleus, the electron do not radiate energy and does not lose energy even though they has accelerated motion around the nucleus. तो बस इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है कि अगर वो किसी भी ऑर्बिट में घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो एस्केलेटेड मोशन होने के बावजूद भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। और मैंने तुम्हें बताया कि क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो तभी रेडिएट करेंगे जब वो ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर वाले शेल से नीचे वाले पे आएंगे, ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले पे आएंगे। बताइए, कोई डाउट है? बताइए, आगे नो पढ़ो। सर। Since the electron do not lose energy while revolving in a certain permitted, they do not fall into the nucleus. हाँ, तो सुन लीजिए ध्यान से, जब तक वो अपने ऑर्बिट में घूमता रहेगा, भैया सुन लेना ध्यान से, ये न्यूक्लियस है और ये अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, ये अपने, तो जब तक ये अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है, कोई भी एनर्जी लूज नहीं करेगा। सही बोला कि नहीं बोला बताओ? कुछ भी एब्जॉर्ब, सॉरी, कुछ भी लूज नहीं करेगा। सही बोला कि नहीं बोला? बोलो 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 बोलो। तो सही है। ठीक। हाँ, पहले ये एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा, और जब ऊपर से नीचे आएगा तो जितनी इसने एब्जॉर्ब करी थी वही रेडिएट करेगा। यस सर। आया? ये अंदर की बात थी, मैंने तुम्हें बता दी। इसलिए उन लोगों ने बोला अपनी थ्योरी में कि इलेक्ट्रॉन जब तक एक सर्टेन ऑर्बिट में घूमता रहेगा तब तक एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। ठीक। तो जरा एक क्वेश्चन पूछूं, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन ये वाले ऑर्बिट में ऐसे घूम रहा है, तो क्या ये एनर्जी रेडिएट करेगा? बताओ, जल्दी बताओ। सर नहीं करेगा। नो नहीं सर, करेगा। अब सुनिए, अब एक बात और बताना चाहता हूं, वो आप मेरी बात सुनिएगा जाते जाते और याद रखिएगा। चलो यहीं पे बता दूं आपको। बच्चों देखिए, सुनिए ध्यान से, इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे और आप मुझे जवाब दीजिए। बच्चों देखो, जो ऑर्बिट जितना अंदर होता है उसकी एनर्जी लेवल उतनी कम होती है। नहीं सुना? जो ऑर्बिट जितना अंदर होता है उसकी एनर्जी लेवल उतना कम होता है। मतलब समझो, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ये के शेल है, इसकी एनर्जी 50 जूल। अरे मान लो यार, जूल में तुम्हें फील कराने के लिए बता रहा हूं यार। ठीक। नेक्स्ट का 100 जूल। एल शेल का, ये वाले ऑर्बिट का एनर्जी कितना? 100 का 100 हमेशा बना रहता है, और ये वाले ऑर्बिट का 150। और ये वाले और आया कि नहीं आया बताओ? सर आ गया। मतलब सेंटर से बाहर की तरफ जाओगे तो जरा डायग्राम देख के बताओ, एनर्जी बढ़ेगी या इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग में? बताइए। सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग में। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लीजिएगा एग्जाम का। अब मैं तुम्हें एक बात और ही बता देता हूँ लगे हाथ, ये के शेल है और ये एल शेल है, ये एम शेल है और ये एन शेल है। तो अगर एग्जाम में उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ के शेल की एनर्जी ज्यादा या एम शेल की, तो बताइए किसकी एनर्जी ज्यादा लिख के आओगे? एनशेल की। एम। हाँ, बाहर जाते टाइम एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। गलत मत करिएगा, सवाल जरूर आता है एग्जाम में। ठीक। यस सर। क्वेश्चन सुनिए, एन शेल हायर एनर्जी लेवल पे है या के? हायर एनर्जी लेवल पे कौन है? हायर N, हायर एन एन। एन। अब सुनो, लोअर एनर्जी लेवल पे कौन है बताइए, के या एन? लोअर पे के। कौन है? K, हाँ, K, अब बताना, एम और एल में लोअर पे कौन है? एल। L, सही।